में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह पूछा जाता है व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देयर टाइप्स। तो इस वीडियो में मेनली हम देखने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, हर टाइप में क्या स्पेशलिटी होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या इंपॉर्टेंस होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ये तो हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी पूरी टेक्निक कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे बेस्ड होती है, उसमें से एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से दोनों ही पार्ट देख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरा कवर करने के बाद आपको बेहतर समझ में आएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती हैं और कैसे फंक्शन करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर बैक्टीरियल एंजाइम। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं ये बैक्टीरियल एंजाइम्स होती हैं। क्यों इन्हें ऐसा कहते हैं? क्योंकि बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं। बैक्टीरिया के पास एक ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म होता है, एक स्पेशल बैक्टीरियल सिस्टम होता है, सॉरी एंजाइम सिस्टम होता है, तो उनके अंदर ये एंजाइम पाई जाती हैं। ठीक, दैट रिकॉग्नाइजेस द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो किसी भी डीएनए के सीक्वेंस में कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को ये पहचानती हैं, रिकॉग्नाइज करती है, फिर वहां से उसे क्लीव कर देती है, यानी तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। क्लीव द डीएनए एट दोज लोकेशन, ठीक है, उस लोकेशन से तोड़ देती हैं। दीज एंजाइम कट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ वेरियस लेंथ, और बहुत ही फ्रैगमेंट्स में बहुत ही लेंथ के, वेरियस लेंथ के फ्रैगमेंट्स को ये तोड़ देती है, कुछ बड़े कुछ छोटे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टाइम द रिकॉग्निशन साइट इज रिपीटेड विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में रिकॉग्निशन साइट कितनी बार रिपीट हो रही है किसी एंजाइम पे, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रैगमेंट्स बनाएगी किसी भी डीएनए सीक्वेंस की। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम SMA, ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है और ये जो फर्स्ट लिखा है ये रोमन नंबर में फर्स्ट लिखा है और फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है स्ट्रेन को। अलग अलग वेराइटी के स्ट्रेन होते हैं ना, तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह लिखा रहता है एंजाइम्स में, तो वो उनके स्ट्रेन होते हैं। तो ये पहला स्ट्रेन है। रिकॉग्नाइजेस द सीक्वेंस 5 प्राइम CCC एंड GGG। C साइटोसिन है, G गोनिन है, तो इस पेयर में ये एंजाइम C और G के एडजेसेंट साइड पे कट करती है। ठीक है, वहां से क्लीव करती है, लिखा हुआ है ना एडजेसेंट C एंड G, तो C और G के बीच में यहाँ से ये क्लीव करेगी और दो टुकड़ों में तोड़ देगी। ठीक है, इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स इस वजह से कहते हैं, ये तो काटने वाला काम करती हैं तो इनका सीजर्स नाम हो गया, लेकिन ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, वहां पे कट करती है, इसलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहेंगे। देन नेक्स्ट एंजाइम इज EcoR1, तो यहाँ पे 1 लिखा है, ये फर्स्ट स्ट्रेन है, रोमन नंबर में 1 लिखा हुआ है। रिकॉग्नाइजेस द सीक्वेंस GAATTC, तो यहाँ पे ये एंजाइम G और A के बीच में कट करती है, क्लीव करती है। ठीक है, G और A के बीच में यहाँ से कट करेगी, तो ये हमारा G अलग हो जाएगा 5 प्राइम के साथ, ये 5 प्राइम के साथ G अलग हो जाएगा और बाकी जो AATTC बचा हुआ है 3 प्राइम के साथ, ये अलग हो जाएगा, मतलब दो फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे इस सीक्वेंस के। ठीक, फिर देखते हैं, और इन साइट्स को जहां से ये कट करती हैं उन साइट्स को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। डिस्कवरी इसकी कैसे हुई थी? 1962 में वर्नर आर्बर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा रिपोर्टेड दैट द बैक्टीरियल वायरस लैम्डा ग्रोन ऑन वन स्ट्रेन ऑफ E. coli डिड नॉट अफेक्ट द सेकेंड स्ट्रेन। यहाँ पे इन्होंने एक बैक्टीरियल वायरस लैम्डा लिया हुआ था और E. coli पे उन्होंने ग्रो कराया था एक स्ट्रेन के बैक्टीरिया को। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि दूसरे स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक, फिर देखते हैं, ही फाउंड दैट 100% ऑफ द वायरस ग्रोन ऑन E. coli स्ट्रेन नोन एज K कुड प्रोड्यूस वेल विद इन द स्ट्रेन। अगर दूसरे स्ट्रेन का E. coli स्ट्रेन में वहां पे वो है तो 100% वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है पूरी तरह से उसी स्ट्रेन में। ठीक, बट वॉज अनएबल टू रिप्रोड्यूस इन अ सिमिलर स्ट्रेन नोन एज B। लेकिन अगर उसी बैक्टीरिया के स्ट्रेन का ही दूसरा कोई बैक्टीरिया है तो वहां पर वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे एक बैक्टीरिया है तो इन बैक्टीरिया के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, इसीलिए इन्हें हम बैक्टीरियल एंजाइम कहते हैं। तो अगर दूसरे स्ट्रेन का कोई बैक्टीरिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आराम से ग्रो कर सकते हैं दोनों। लेकिन अगर एक ही स्ट्रेन का एक ही जैसा है यहाँ पर, तो ये दोनों ग्रो नहीं कर सकते एक ही मीडियम पे, क्योंकि इनके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम होता है? जो भी फॉरेन डीएनए उनको दिखाई देता है उस फॉरेन डीएनए को वो फ्रैगमेंट्स में तोड़ के उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक, फिर देखते हैं आगे। दिस लेड टू आर्बर बिलीव दैट सर्टन बैक्टीरिया पजेस एंजाइम सिस्टम। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि कुछ सर्टन बैक्टीरियाज के पास एक स्पेशल एंजाइम सिस्टम होता है जो कि डाइजेस्ट कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन डीएनए को, जो भी फॉरेन डीएनए आ रहा है जैसे कि वायरल डीएनए। दे आर कॉल्ड एज एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ऐसी एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं। तो इतना आपका नोट्स के लिए हो जाएगा। फिर टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितनी तरीके की होती हैं। तो
तो ये 3 तरह की कैरेक्टराइज करी गई है। पहली है टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप 1 के बारे में देखते हैं क्या स्पेशलिटी है। दीज इंटरैक्ट विद एन अनमॉडिफाइड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये क्या करती हैं, कोई अनमॉडिफाइड रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं इन डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ठीक है, डीएनए हेलिक्स होता है ना, उसकी बात हो रही है। दीज क्लीव ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट एन अपरेंटली रैंडम साइट। इनकी खासियत होती है ये रिकॉग्निशन साइट पे नहीं काटे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये कोई भी रैंडम साइट पे, रैंडम मतलब ज़रूरी नहीं है वो रिकॉग्निशन साइट ही हो, किसी भी रैंडम साइट पे ये अपना क्लीवेशन कर सकती है, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज सीक्वेंसेस ऑफ अबाउट 15 बेस पेयर। तो ये रैंडम साइट पे भी कट कर सकती हैं, रिकॉग्निशन साइट पे भी कट कर सकती हैं। तो रिकॉग्निशन साइट का इनका रेंज कितना होता है, 15 बेस पेयर पे ये कट कर सकती हैं। हर एक एंजाइम की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना कि वो कितनी रेंज पे कट कर सकती है, तो ये 15 बेस पेयर पे कट कर सकती है। बेस पेयर ये न्यूक्लियोटाइडेड के जो बेसिस होते हैं सीक्वेंस में, उसकी बात यहाँ हो रही है, ठीक है। अबाउट 1000, ठीक, एंड क्लीव डीएनए अबाउट 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द 5 एंड ऑफ टीसीए, ठीक है। जो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड होता है, तो 5 प्राइम एंड के 1000 अवे बेस पेयर पे ये क्लीव कर सकती हैं, लोकेटेड विद इन द रिकॉग्निशन साइट। दीज एंजाइम क्रिएट अ गैप ऑफ अबाउट 75 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ बाय रिलीजिंग एसिड सॉल्युबल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। 75 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बीच में गैप भी फॉर्म कर सकती हैं। अब जहाँ से कट करेंगी तो उसके बीच में जितना गैप होगा उसको एक काउंट करके बता रहे हैं कि अप्रॉक्स में 75 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में गैप रहता है। और इन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए Mg2+ आयन की ज़रूरत होती है, ठीक है, मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है, तभी ये एंजाइम्स वर्क करेंगी प्रॉपर, ठीक है। और इनको ATP की ज़रूरत होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एस एडिनोसिल एल मिथायोनिन कोफैक्टर्स फॉर रिस्ट्रिक्शन। इनको कुछ कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है, एस एडिनोसिन एल मिथ्योनिन और Mg2+ और ATP, ऐसे कुछ कोफैक्टर्स हैं जो ये यूज़ करते हैं एंजाइम वर्क करने के लिए, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। मेथाइलेज एक्टिविटी, इन सबको ओवरऑल मिला के मेथाइलेज एक्टिविटी कहते हैं, ठीक। सेकेंड टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देखते हैं। ये एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं तो कहीं ना कहीं तो रिकॉग्नाइज करके कट करने का काम तो इनका होगा, ये तो बेसिक फीचर है। देन दीज क्लीव बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद इन द और इमीडिएटली आउटसाइड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पर हमारा GAA और TTC लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम CTTAAG, ये हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हो जाते हैं, जिसमें हम अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री जो है बेस पेयर जुड़े हुए होते हैं। और आप इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, दोनों एक ही आएगा, ठीक है। इधर से पढ़ेंगे तभी भी वही आएगा, इधर से पढ़ेंगे तभी भी वही आएगा। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करती हैं और वहाँ से कट कर देती हैं। पैलिंड्रोमिक आर 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दैट आर सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड। ये देखिए मैंने बताया ना, पैलिंड्रोमिक साइट्स वो होती हैं जब 4 से 6 बेस पेयर ऐसे होंगे, ये वहीं पे कट करेंगी, ठीक है। जब पूरे सीक्वेंसेस हैं, मान लीजिए पूरी सीक्वेंसेस में कुछ लोकेशन, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे 4 से 6 बेस पेयर ऐसे हैं कि दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल के सेम सीक्वेंसेस हैं, ठीक, वहाँ पे ये कट करेगी व्हेन रीड इन द सेम डायरेक्शन। देन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ एंजाइम BAM-H1, ठीक है। BAM-H1 ये एंजाइम है, इसका कैसे है, ये GGATCC है, ठीक। अब देखिए जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। CCTAGG, इसको आप इधर से पढ़ेंगे तभी भी वही है, इधर से पढ़ेंगे तभी भी वही है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से बेस पेयर है, तो ये होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो टाइप 2 की क्या पहचान है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे वो कट करती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, वी सी दैट सीक्वेंस read GGATCC in 5 prime to 3 prime direction on both strand, ठीक है। both strand मतलब 5 प्राइम से आप पढ़ना शुरू करें तो ये आएगा, 5 प्राइम से आप पढ़ना शुरू करें तो ये आएगा, दोनों ही तरफ सेम आ रहा है ना, तो ये होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। दिस एन एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम, ये एग्जांपल है पैलिंड्रोम का। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कट द डीएनए टू प्रोड्यूस फ्रैगमेंट्स विद कोहेसिव स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। और ये जो एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के सीक्वेंस को कट करती है तो स्टिकी एंड्स बनाती है, जिनको हम कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं, और ब्लंट एंड्स भी बनाती है। फिर देखते हैं
यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि देखिए ये BAM-H1 एंजाइम है हमारी, तो इस सीक्वेंस को इसने काटा, तो जी के बीच में यहाँ पे कट मारा और जी के बीच में यहाँ पे कट मारा, तो देखिए ये इतना पोर्शन बचा, ये बाकी पोर्शन बचा, फिर इधर वाला ये इतना फ्रैगमेंट बचा, फिर जी इधर बचा। तो इस तरह आप पूरा सीक्वेंस वाइज में डायग्राम ज़रूर बनाएंगे अपने आंसर्स में, क्योंकि आप कोई भी आंसर कर रहे हैं पॉसिबल ये होता है अगर डायग्राम वहाँ पे बन सकता है तो आप डायग्राम बना दीजिए। जिसने डायग्राम नहीं बनाया है और अगर आपने बनाया तो कंपेरेबल आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप कैसा भी डायग्राम बनाएं, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, ठीक। तो यहाँ पे दूसरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये कैसे कट करी ये बताया गया, और ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये ए पार्ट है इन्हें हम कोहेसिव एंड्स कहते हैं, ठीक है, जो इरेगुलर पे कट हुए होते हैं, ठीक है, इरेगुलर है ना, बराबर तो है नहीं, तो इन्हें हम कोहेसिव एंड्स कहते हैं, और जो इक्वल पे कट होते हैं बिल्कुल बराबर पे उन्हें हम ब्लंट एंड्स कहते हैं, ठीक। तो बी पोर्शन हमारा ब्लंट एंड्स है। फिर देखते हैं सेकंड की एंजाइम के बारे में कुछ खास चीज़ें। दीज एंजाइम प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ वेल डिफाइंड लेंथ एंड सीक्वेंस, बराबर लेंथ और बराबर सीक्वेंस के डीएनए को ही कट करती है। दीज एंजाइम ओनली रिक्वायर्ड Mg2+ आयन फॉर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये अपने एक्टिवेशन के लिए सिर्फ Mg2+ आयन रखती हैं। मोर देन 350 डिफरेंट टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियेजेस विद ओवर 100 डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स आर नोन। सेकेंड टू जो टाइप 2 के एंडोन्यूक्लियेजेस हैं 350 से ज़्यादा अलग अलग वेराइटी की आती हैं और 100 से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट इनके पास प्रेजेंट होती है। ATP इज़ नॉट नीडेड, इस तरह आप एक एक एंजाइम की स्पेशलिटी ज़रूर बताएंगे। टाइप 1 में हमें ATP चाहिए था और टाइप 2 में हमें ATP नहीं चाहिए, Mg2+ चाहिए। एंड ओनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप आर यूज्ड फॉर जीन मैनिपुलेशन फॉर 2 रीजन, और टाइप 2 की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ यूज़ होती है जीन मैनिपुलेशन में, और क्यों इसका यूज़ होता है ये हम देखते हैं। नो ATP इज नीडेड फॉर क्लीविंग एक्शन, क्योंकि इसको ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने क्लीविंग एक्शन के लिए, अपने ब्रेकेज के लिए। सेकेंड है इट मेक्स क्लीवेज और कट इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द DNA, और ये दोनों ही स्ट्रैंड को कट कर सकती है, ठीक। कोहेसिव एंड्स भी बना सकती है, ब्लंट एंड्स भी बना सकती है, और दोनों ही DNA स्ट्रैंड को कट करने की कैपेबिलिटी रखती है, इस वजह से इसे हम जीन मैनिपुलेशन में यूज़ करते हैं। तो ये आप सीक्वेंस से लिख देंगे। फिर टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देखते हैं। दीज cleave double-stranded DNA at well-defined sites, require Mg2+ and ATP and partially S-adenosyl methionine, L-methionine. These enzymes are intermediate between type 1 and type 2. टाइप थर्ड जो होती है ये टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में आती है, ठीक है, इंटरमीडिएट होती हैं, थोड़े फंक्शन टाइप 1 के होते हैं, थोड़े फंक्शन टाइप 3 के होते हैं, ठीक, सॉरी 2 के होते हैं, तो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है। डबल स्ट्रैंडेड को ये भी कट कर लेती है, Mg2+ ATP की रिक्वायरमेंट इसको भी होती है, और कोफैक्टर जो है एस एडिनोसिल एल मेथियोनिन, इसका कुछ पार्शियल हिस्सा उसके जो एक्टिवेशन में लगता है। तो ये हो गया टाइप थर्ड। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर इलाबोरेटेड बाय बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय DNA ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या मतलब जो वायरसेस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की या इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फेज इन्फेक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन कौन सा है, जो उनके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं तो किसी भी फॉरेन DNA को या वायरल DNA को ग्रो करने या नहीं देती, इन्वेड करने, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है पूरी तरह से। सेकेंड है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड बाय द साइंटिस्ट इन रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी। तो हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पढ़ा था, उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। DNA टेक्नोलॉजी में टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ होता है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में।